नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। शुरू कर रहे हैं यहाँ पर अ, आपकी एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, जो पिछला पार्ट था हमने उसमें शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का पूरा क्विक रिवीजन पूरा किया। अब समय है आपकी तैयारी को परखने की कि आज की इस क्लास में हम इन्हीं टॉपिक पर 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं जो कर एवं राजस्व विभाग परीक्षा तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर वीडियो में बताइए गए उत्तर से मिलाइए। ऐसा करने से आपकी तैयारी कई गुना बेहतर होगी। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत तक कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे काम आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक क्विक रिवीजन वाला पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर से देखिए। उससे यह एमसीक्यू और भी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ लें कि पहला प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न आपका आने वाला है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये में दोस्तों बहुत बार परीक्षा में बन चुका है, तो आपको ये जरूर देखना है। अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। इसमें जिसमें ज्यादा वो नहीं होगा तो मैं उसका सीधे आपको आंसर बता दूंगा, जिसमें बताने के लिए होगा मैं वो आपको बता दूंगा। तो अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है आपका अति उपसर्ग। ठीक है, अत्यधिक तो नहीं हो सकता, अत भी नहीं हो सकता है, और भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अति उपसर्ग होता है और अति उपसर्ग मतलब इसका संधि विच्छेद करके आपको पता चल जाएगा। अगर आप संधि विच्छेद वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से ये करना था। ठीक है, तो जहां पे वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से इसका संधि विच्छेद होना है। तो अत्यधिक में अति प्लस अधिक का उपसर्ग संधि विच्छेद किया, तो पहले में अति था तो अति इसमें क्या होगा, उपसर्ग आ जाएगा। बाद में आपका अधिक हो गया तो यण स्वर संधि के नियम से ई प्लस य बन जाता है, इसलिए उपसर्ग में क्या आता है, अति संधि आ जाता है। अगला है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विच्छेद क्या है। तो सामाजिक में समाज धन इक क्या है, इसका सही संधि विच्छेद है। अगला इति प्लस, आप देख लो इसका, जैसे मैं इति प्लस आदि बता रहा हूँ तो आप इसका आंसर देख लो, तब मैं सीधे बताने के लिए हो जाता है। इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा ना, कि काफी नॉर्मल है तो आपको नहीं लगाना है टाइम। मैंने जहां लगाना था पहले वाली रिवीजन में उसमें बहुत लगा रखा है, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से आ जाएगा। इसमें तो आपकी प्रैक्टिस देखनी है। ठीक है, इत्यादि इति प्लस आदि में कौन सा संधि विच्छेद है। तो इति प्लस आदि में क्या है, देखो ई का य बन जाता है, तो इसमें क्या होता है, यण संधि होती है। ठीक है, इको यण इक का यण बन जाता है, जिससे अच्छे से दूर रहेगा। ये इसकी ट्रिक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर पूरी क्लास चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा इसमें ये वाला बन गया। दोस्तों इस प्रश्न से पहले बताता हूँ मैं आपको, समाज प्लस इक वाला भी मैंने आपको बताया था कि समाज प्लस इक का सिस्टम क्या है। अब देखो समाज है यहाँ पर, प्लस इसमें इक लगा, तो ये सामाजिक कैसे हो गया। सामाजिक भी तो हो सकता था। मैंने ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, अगर आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया है तो मैं फिर भी इसको बताता हूँ अभी। मैंने उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। कहाँ पर है ये देखो, अधिक वृद्धि मात्रा में जब परिवर्तन होता था तो क्या होता था, जब इस प्रकार से ये देखो समाज प्लस एक था, तो कहीं पर अगर एक लगता है ना तो उसके जो आगे का शब्द होता है ना, तो उस पर प्रथम पद में क्या बोलता है, स्वर बदल जाता है। अब तो सौ था मतलब अ था, तो अ का क्या हो रहा था, आ हो रहा था। ई ए का क्या हो रहा था, ए हो रहा था। इस प्रकार की इसमें चेंज आ रहे थे, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ। तो सामाजिक हो गया। इसके बाद इत्यादि इत्यादि इत प्लस आदि से कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें यण संधि, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बन चुका है परीक्षा में, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों यथाशक्ति में आपका है
अव्ययभाव समास। यथाशक्ति मतलब जिसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, मेन होता है। प्रथम पद अवयव या उपसर्ग यथा हो, प्रधान पद होता है, तो वो क्या होता है आपका अव्ययभाव समास होता है। विग्रह शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अर्थात आसक्ति के अनुसार। अब चौराहा शब्द में कौन सा समास, ये भी मैंने आपको बताया था। चौराहा का मतलब होता है चार राहों वाला, और जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है आपका द्विगु समास। ठीक, तो द्विगु समास जिस समय पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, अब आता है आपका संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहुत बार परीक्षा में बन चुका है। तो संस्कार में है आपका सम, और सम कैसा है, आधा। ठीक है, तो सम हो जाएगा। व्यंजन संधि के नियम से सम उपसर्ग के बाद क्रि धातु से बने शब्द आने पर अनुस्वार और स्व का आगम होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में कृदंत है। दोस्तों यही वो प्रश्न था, यही वो प्रश्न है जो मैंने आपको पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैं क्या पूछना चाह रहा था, 101% ये प्रश्न है वो, और यही बन रखा था। अब देखो निम्नलिखित में से किस शब्द में कृदंत कृत प्रत्यय है, ऐसा भी था। ठीक है, प्रत्यय है। अब हमने देखा भाई प्रत्यय है किस में है प्रत्यय। अब क्रि हमने ऐसे देखा कि कृतंत मतलब क्रि प्रत्यय किस में है। अब मिठास, मिठास कृत, मानवान कृत, लिखावट धनवान कृत। तो ज्यादातर लोगों ने सब में धनवान डाला था। ठीक है, लेकिन अब देखो ये पूछ क्या रहा है, कृत प्रत्यय पूछ रहा है, सिंपल। अब कृत किस पे लिखता है, क्रिया पे लगता है, और या किस पे लगता है, धातु पे लिखता है। अब मिठास तो धातु या क्रिया है ही नहीं, मानवता कोई क्रिया धातु है ही नहीं, धनवान भी नहीं है, तो 100% आंसर लिखावट होगा। यही प्रश्न था दोस्तों, यही वाला। हाँ, ये आया था बहुत बार, एक बार भी नहीं बहुत बार आ रखा था, और इतना कंफ्यूजन था। और इसका कंफ्यूजन का सही आंसर था कृदंत। कृदंत का मतलब क्रिया या धातु। ठीक है, तो क्रिया या धातु जिसके अंत में लगने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाता है। अगला है सदाधन एव, सदाधन एव संधि क्या होगी, तो सदैव होगी। ठीक है, तो सदैव इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं पूरी क्लास दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। कम से कम अगर ज्यादा रिस्पॉन्स रहा तो मैं पूरी वीडियो आपको इस तरीके से बताऊंगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन संधि से अगर चूक गया तो आप ये चैनल देखना ही मत। उसके बाद अगर एक भी चूक गया तो संधि क्या, हिंदी के किसी भी सब्जेक्ट से अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस पे, ऐसा नहीं कुछ से नहीं होगा, लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिससे काफी प्रश्न परीक्षा में बनेंगे, और 100% मैचिंग प्रश्न बनेंगे। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तभी मैं इसकी पूरी क्लास शुरू कराऊंगा। ठीक है, लंबो उदर, लंबा है जिसका उदर का मतलब होता है पेट, तो कौन है, तो दोनों के मिलाकर जो बनता है वो श्री गणेश अर्थात गणेश का बोध होता है। तो इसमें कौन सा समास है, बहुवीरी। लंबा है उसको लंबोदर है, लेकिन कौन है, कोई दूसरा है ना, वो थोड़ी है। तो दूसरा जिसमें क्या होता है, ना पहला प्रधान होता है ना दूसरा प्रधान होता है, दूसरे अगले की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। अगला होता है उज्ज्वल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको दो चीज देखनी है, एक तो आपने देखना है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल ऐसा ही लिखा जाता है जैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये सही अर्थ है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका उत प्लस ज्वल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है। व्यंजन संधि के नियम अनुसार तत और जौ के बाद क्या होता है, तो भी आधा आता है, जो भी बन जाता है तो उसको उज्ज्वल कहा जाता है। बेवफा शब्द में उपसर्ग किस भाषा का है, तो उर्दू और फारसी का है। ये भी हमने आपको बताया हुआ है। अगला है ऐतिहासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय मूल रूप से है, ऐतिहासिक में इक प्रत्यय होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस इक होगा ना, तो हाँ इतिहास प्लस इक। और इसका ए कैसा है ये भी मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हो। इससे पहले की पार्ट फर्स्ट है, उसमें मैंने ढंग से बता रखा है। इसमें बताने लग जाऊंगा फिर आज फिर 5 मिनट और घिस जाएंगे। इसमें जो जिन्होंने पहली वीडियो देखी है उनका टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए आपको पहली बार वो देखना है, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पवन का होता है पोधन अन, तो पोधन अन इसका क्या है, सही संधि विच्छेद है। अयादि संधि इसमें है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अयादि संधि से नियम से बना है। राजपुत्र, राजा का पुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र राजा का आ गया ना, अब इसमें तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है इसमें तो, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है ये बताना है। तो इसमें तत्पुरुष तो नहीं दे रखा, लेकिन संबंध तत्पुरुष
इसको ऐसे भी बता सकते हो। असंबंध तत्पुरुष तो विभक्ति के हिसाब से आप बता सकते हो। अगला है नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला है। तो कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास है। कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक पद क्या बताता है, दूसरे की विशेषता बताता है। पहला पद जो होता है विशेषण दूसरे विशेषता की पता, मतलब कमल कैसा है, नीला है, तो विशेषता बता रहा है, कर्मधारय हो जाएगा। अगला है दोस्तों नी प्लस धन, उपसर्ग होगा उसमें आधा र आता है, तो निर्धन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि के नियम अनुसार उपसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर र का रैप में बदल जाता है, तो ये क्या होता है, निर्धन हो जाएगा। अगला है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अन इसमें किस शब्द को, अनु, अनुपसर्ग, अनुभव, अनपढ़ और अनुराग, तो सीधे सीधे पता चलता है इसी में अनुभव अनपढ़ में ही हुआ है। अब मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो मिठास, आस प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये तो साफ साफ पता चलता है, छाछ मत लिख देना, ठीक है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है, अब देखो माता पिता मतलब होता है द्विगु, द्विगु का मतलब होता है आपका द्वंद, सॉरी द्वंद का मतलब होता है आपका जोड़ा, और जोड़ा में क्या आता है, या और आता है माता या पिता, 100% आंसर हो जाएगा आपका द्वंद समास। महोत्सव, महाधन, उत्सव, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, महाधन उत्सव, ठीक है। अगला है दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है आपका दुष्परिणाम है आपका दुष् उपसर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो घबराहट, आहट, आहट आ रहा है, तो सीधे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दशानन, दस है आनंद, अर्थात जिसके 10 सर हैं वो कौन है, रावण है। अब ये क्या कर रहा है कि कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि, क्या कर रहा है, 10 है आनंद, अब दशानन है तो कौन है वो, दूसरा है कि कोई, कौन है वो, रावण है। दूसरे की विशेषता बताते हैं, दूसरे के बारे में बताते हैं क्या होगी, दशानन, बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद अगला आता है आपका दिग्गज। दिग्गज में कौन सा संधि, मतलब दिग्गज का संधि विच्छेद कैसा होता है, तो दिग प्लस गज होता है, ठीक है दोस्तों। एमसीक्यू सीरीज है तो इसलिए ज्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज मतलब पढ़ाई हो रखी है और आपको आपने सिर्फ प्रयास करना है कि किस हिसाब से पढ़ रखा है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये प्रश्न आ गया, तो आप यहीं पे पहले पॉज कर दो वीडियो को, फिर स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये देख लो, क्योंकि मैं पूरी बड़ी वीडियो बनाऊंगा, आप भी उसमें बोर हो जाते हो, इसलिए मैं उतनी वीडियो नहीं बनाता हूँ। ऐसी बनाऊंगा जिससे आपका जितना आपको चाहिए पेपर के लिए उतना आपको मिल भी जाए, जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। छोटी वीडियो बनेगी तो आप जल्दी जल्दी देख भी लोगे, बड़ी वीडियो में आप बर्डन जैसे लग जाता है, इसलिए ज्यादा मतलब आप उसको देखोगे नहीं, आपको फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। अगला है स्वागत का संधि विच्छेद क्या है, तो क्या है आपका, कैसे संधि विच्छेद करना है, तो स्वागत का होता है सु प्लस आगत, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें यण संधि होती है। वैसे ही किस शब्द में इन प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इन पर इनका देखो धूबिन, मालिन, मालिन, ठीक है, कठिन और नागिन, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि नागिन या कठिन या मालिन, तो इनमें से जो कठिन है इसमें यह एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब होता है, क्या होता है रूढ़, इसके टुकड़े करने पर इसका सही अर्थ नहीं निकलता है, ये रूढ़ होता है, ठीक है। तो जैसे कठिन का हमने अलग अलग कर दिया, को अलग कर दिया, प्लस ठिन अलग कर दिया तो नहीं हुआ, दो प्लस बिन अलग किया, इसका निकलता है ना प्लस किन आ रहा है, मान प्लस किन का भी आ रहा है, लेकिन कठिन का रूढ़ शब्द कह रहा हूँ मैं, तो रूढ़ वो होते हैं जिनका सही अर्थ नहीं निकल पाता है वर्णों को तोड़ने पर। पंचवटी में कौन सा समास है, पंच मतलब 5, तो सीधे सीधे आज समझ जाओ कि पंच में क्या हो सकता है, तो द्विगु में पहला संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास होगा, ठीक। अगला है मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद, तो मनोहर का मनः धन हर होता है, इसका मनः धन हर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रतीक का सही संधि विच्छेद, प्रतिधन एक क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, और इसमें यण संधि है, ये भी आपको देख लेनी है। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, ये सीरीज इस तरह से सीधे कंप्लीट हो जाएगी। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, अब कौन है वो, तो वो दूसरा है कोई। अब गगन को चूमने वाला, अच्छा तो गगन को चूमने वाले का क्या कर रहा है कि ये विग्रह तो कर्म कारक चिन्ह को का लोप हुआ है इसमें, कि गगन को चूमने वाला, तो वो इसमें कौन सा समास आ जाएगा आपका, कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा, कर्मधारय नहीं, इसमें कर्म तत्पुरुष आएगा, गगन को चूमने वाला,
ये तत्पुरुष का उदाहरण आपका हो जाएगा। तो इसमें जो विग्रह पर आया ये कर्म तत्पुरुष आया। ठीक है, आपको कारक भी पूरे याद होने चाहिए, इससे भी आपके काफी प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपकी ये सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें मदद हो सके। क्योंकि ज्यादातर आपने देखे होंगे ये सीरीज सब पेड बैच में ही आपको देंगे या पेड क्लासेस ही देंगे, या जो भी देंगे आपको पेड में ही कोई भी मॉक टेस्ट होगा वो पेड में ही देंगे। और मॉक टेस्ट तो अगर वो वाला हो गया कि मतलब नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल सब वैसे ही पढ़ा देते हैं, जिससे वो हो जाता है, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ ये सही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये वाले जो देंगे, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, वो आपको पेड में मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि काफी तो ऐसे रहते हैं जिनके पास पैसे होते हैं तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।